अभी हम समझते हैं कि क्या हमको अभी अपॉर्चुनिटी है हमारे अंदर कि हम किन किन कॉइन्स पर काम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, हम इसका फ्यूचर को ट्रेड कर सकते हैं या हम इसके ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हैं। $1300 का मार्जिन यूज है, $1900 यूज करके मैं $600 का प्रॉफिट बना रहा हूं। अगर आप लोगों ने आज से 15 साल पहले $1000 बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया होता तो आज आपके पास $99 बिलियन होता। तो भाई $99 बिलियन इतना बड़ा अमाउंट है कि आपको उसके बाद ज़िंदगी में मतलब आपको क्या, आपके पूरी आने वाली पुस्तकों को ज़िंदगी भर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो भाई ये बिटकॉइन इतना कैसे बढ़ गया, क्या इसके पीछे का रीज़न है और एक जो इवोल्यूशन है कैसे आया, क्यों ये मल्टीपल कंट्रीज़ जो हैं हमारे खासकर इंडिया भी इसको अडॉप्ट करने लग गया, क्या इसके पीछे का रीज़न है, क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्रिप्टो करेंसी सेफ है या नहीं है, आप क्रिप्टो करेंसीज को इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, उसमें आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स है वो आज की इस वीडियो में आपके क्लियर करने वाला हूं। और मैं आपको बताने वाला हूं कि जो क्रिप्टो करेंसी, जो बिटकॉइन की जर्नी अभी तक की कैसी रही है, कैसे इसके अंदर इतना जबरदस्त इवोल्यूशन आया है, ठीक है, और क्यों हमारे मतलब ओवरऑल वर्ल्ड को इस टाइप के मतलब कॉइन्स की नीड है या इस टाइप के सिस्टम की नीड है, आपको आज की इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। अगर अभी आप मेरे पीछे चार्ट देख रहे होंगे, ये मैंने मंथली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन का चार्ट लगा रखा है, क्योंकि बिटकॉइन $1,00,000 हिट करने वाला है। $1,00,000 अभी आई थिंक 85 या 86 के बीच में डॉलर की वैल्यू चल रही है। 1 बिटकॉइन इज इक्वल टू 85 लाख इंडियन रुपीज़, 85 लाख रुपए। अब खुद सोचो, आपने 2010 में मेरे पापा ने किसी ने भी इन्वेस्ट किया था, मैं नहीं चलते फिरते खरीद लिया होता भाई, मैं आज आपके सामने ऐसी वीडियो बना के मतलब आपको एजुकेट करके ये सब चीज़ें मुझे करनी नहीं बनती, यूट्यूब चैनल नहीं चलाना पड़ा होता, मैं कहीं और ही लाइफ स्टाइल इंजॉय कर रहा होता, ठीक है। बट अभी हम समझते हैं कि क्या हमको अभी अपॉर्चुनिटी है हमारे अंदर कि हम किन किन कॉइन्स पर काम कर सकते हैं, क्या हमारे लिए अभी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है मार्केट में, क्या इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम ये समझते हैं कि भाई ये जो बिटकॉइन है एग्जैक्टली क्या है। दिस इज अ मोड ऑफ पेमेंट, पेमेंट करने का एक मोड है। कैसे, जैसे आप पैसे से पेमेंट करते हो, यूपीआई से पेमेंट करते हो, डिजिटल ट्रांजैक्शन, वैसे ही आप बिटकॉइन में पे करते हो, ठीक है। पहले इसमें काफ़ी सारी अड़चनें आई थी, लेकिन अभी ये थोड़ा सा और स्मूदर होता जा रहा है। लेकिन मोड ऑफ पेमेंट कैसे है, क्या इसकी ज़रूरत पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी, इसको हम समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये कितना पावरफुल है कि दुनिया इसमें पागल हुई पड़ी है। दुनिया इसके पीछे, हर एक कंट्री, हर एक बड़ा देश इस पर अडॉप्ट हो रहा है। इवन यूएस के अंदर इलेक्शन जो जीता गया है इस बेस, उसके अंदर एक मेजर रीजन ये था कि हम क्रिप्टो करेंसीज के लिए ऐसे मतलब कानून लेके आएंगे, ऐसी चीजें लेके आएंगे जो क्रिप्टो करेंसीज को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगी, ठीक है। क्रिप्टो करेंसीज का फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। तभी आपने देखा होगा कि बिटकॉइन में आया ब्रेकआउट और अभी तक 35-40% तक का रिटर्न बिटकॉइन दे चुका है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ के अंदर। आपने निफ्टी, बैंक निफ्टी किसी को नहीं देखा होगा, बट बिटकॉइन जैसा कॉइन जिसके अंदर दुनिया भर का पैसा पड़ा हुआ भाई, जिसका इतना बड़ा मार्केट कैप है, वो जैसा कॉइन एक महीने के अंदर 35 से 40% का रिटर्न देता है। देखो, तो बिटकॉइन की हम बात कर रहे हैं। अब इससे पहले मैं समझता हूं कि मोड ऑफ पेमेंट हमारे कैसे होते थे। आपने बार्टर सिस्टम के बारे में सुना होगा। बार्टर सिस्टम क्या होता था उसको मैं बताता हूं। सबसे पहले आते हैं बार्टर सिस्टम में। इसमें क्या होता था, बार्टर सिस्टम में सबसे पहले पेमेंट की जाती थी। कैसे, अगर मुझे भाई मेरे पास कुछ है, मेरे पास 1 किलो दाल है ना, 1 किलो दाल है, मेरे को 1 किलो चावल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 1 किलो दाल उठा के उसको दे दूंगा, ठीक है। मेरे पास ए पर्सन के पास कुछ है, 1 किलो दाल है, 1 kg, उसको पे करेगा, ठीक है। बी पर्सन को इसको चाहिए 1 किलो चावल, तो इसको पे कर देगा। तो ये क्या है, हाँ, इसको भी लगता है कि यार मेरे पास दाल है तो मेरे को दाल की जरूरत है, उसके बाद चावल है तो मैं इसको दाल दे देता हूँ, मेरे पास ज़्यादा है, मेरे पास चावल कम है, मैं उसे चावल ले लेता हूँ। तो यहाँ तक ये ठीक था। लेकिन अगर मेरे को कुछ बड़ा आइटम चाहिए हो कि भाई मुझे चाहिए एक, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मेरे को चाहिए एक घोड़ा, है ना, मेरे को एक घोड़ा चाहिए, हॉर्स चाहिए इसको, और इसके पास गधा है। अभी ट्रांजेक्शन करना चाह रहा है, उसको गधे की जरूरत है ना, लेकिन उस गधे वाले को लग रहा है, मतलब घोड़े वाले को लग रहा है कि घोड़ा देने के बाद मुझे गधा मिल रहा है, तो फिर ये तो बेवकूफ़ी है, ये तो वैल्यू मिल ही नहीं रही मुझे मेरे अकॉर्डिंग। तो ये जो बार्टर सिस्टम है ना, कुछ टाइम चला, स्टार्टिंग में अनसेंट टाइम में चलता था, फिर ये फेल हो गया। फिर उसके बाद आ गया गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। अब गोल्ड एंड सिल्वर में क्या है सिस्टम, वो मैं आपको बताता हूं। इसके बाद बार्टर सिस्टम के फेल होने के बाद गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स चलते थे, ठीक है। तो किसी भी चीज को खरीदना बेचना हो तो गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स में होता था, बट गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स में आपको चोरी चकारी सारी चीजें, मतलब ये भी सिस्टम कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिखा। फिर इसके बाद क्या आया कि जो वहां पे सरकार थी उस टाइम की, उसने कहा आप ये गोल्ड क्या करो ना, हमें दे दो, ये गोल्ड को आप हमारे पास
डिपॉजिट करो, हम इसके बदले में आपको क्या देते हैं, एक पेपर दे देते हैं, ठीक है। इसके बदले में आपको कुछ पेपर दे देते हैं जो कि आपके लिए एज अ करेंसी रहेगा। अब इस पेपर की वैल्यू हम बना देते हैं, है ना, हम आपसे गोल्ड ले लेते हैं, इस पेपर की वैल्यू बना देते हैं। अब इस पेपर को लेकर आप जो को खरीदना है, जिस वैल्यू पे जो खरीदना है उतने पेपर देके आप किसी भी चीज को क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो, ठीक है। बट कितना गोल्ड आदमी डिपॉजिट करेगा, क्योंकि गोल्ड की सप्लाई तो लिमिटेड है ना, ठीक है। कुछ टाइम तक ही चला बट ये भी फेल होता हुआ दिखा। अब क्या हुआ कि सरकार जब बीच में आई, ने कहा कि भैया तुम यहाँ डिपॉजिट करो, इसके बदले में तुम कैश लो, और कैश को मतलब ये पेपर लो, पेपर को हम उसको वैलिड, यहाँ उसकी वैल्यू, पेपर की वैल्यू रहेगी, उसकी चीजें बदले में चीजें खरीद सकते हो। देन ये सिस्टम भी फेल होता है, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर दीज आर प्रीशियस मेटल जो कि लिमिटेड है। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो सिस्टम आता है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है। गवर्नमेंट क्या कहती है कि अब आप हम पे ट्रस्ट करो, पब्लिक से कहती है कि अब आप हम पे ट्रस्ट करो, हम पे, ठीक है, हम पे ट्रस्ट करो। हम क्या करेंगे, एक करेंसी लॉन्च करेंगे, ठीक है। करेंसी लॉन्च करेंगे, करेंसी लॉन्च करके उसमें एक पेपर रहेगा, पेपर में वो लिख दिया जाएगा कि ये, इस पेपर में लिखा रहता है, जब आप नोट उठाते हो गवर्नर के साइन होते हैं, पांच धारक को 500 रुपये, 1000 रुपये प्रदान देने का, मैं क्या मतलब प्रदान करने का वादा करता हूँ, ये सब चीजें उसमें लिखा रहता है। उसमें साइन किसके रहते हैं, गवर्नर के रहते हैं, ठीक है। तो मतलब अब उस नोट की वैल्यू, उस पर साइन हो गया गवर्नर का, तो उस नोट की वैल्यू बन गई। अगर 100 रुपये का है, 100 रुपये की वैल्यू है, 500 का है, 500 की वैल्यू है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, ओके। अब ये सारा ट्रस्ट पे चल रहा है कि हम अपनी सरकार पे भरोसा करते हैं। सरकार ने करेंसी बनाई, करेंसी पे एक गवर्नर का सिग्नेचर है, तो उस पेपर की वैल्यू है, ठीक है। तो ये कि इससे क्या होने लग गया कि हम जो है अपना पैसा कहाँ डिपॉजिट करने लगे, गवर्नमेंट ने बना दी बैंक, कि भैया अब आप अपना पैसा जो है कहाँ डिपॉजिट करो, बैंक में डिपॉजिट करो, राइट। बैंक में हमने डिपॉजिट कर दिया, बैंक हमको कैश दे रहा है, हम कैश में ट्रांजेक्शन वगैरह सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी के साथ हमारे पास एक और चीजें आ गई, क्या, बैंक में डिपॉजिट होता है, ये हमारे पास फिजिकल फॉर्म में था, पैसा नोट आपके पास एक फिजिकल फॉर्म में, गोल्ड फिजिकल फॉर्म में। फिर उसके बाद इवोल्यूशन हुआ, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, डिजिटल आया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास डिजिटल फॉर्म आ रहा है, कैसे, आप जब करते हो कौन सा पे, जीपे और फोन पे, ठीक है, जीपे फोन पे करते हो, राइट, तो आपके लिए डिजिटल फॉर्मेट में आ जाता है, ठीक है। अब आपने, जब आपके पास फिजिकल फॉर्मेट में था, तब आपके पास 1 लाख रुपए थे, आपने 1 लाख में से 50,000 उधर दे दिए। अब आपके पास कितने बचे, 50,000 बचे। तो कहीं ना कहीं आपके पास रिकॉर्ड है ना कि भाई मेरे पास 50,000 रुपए, 1 लाख थे, मैंने 50 उधर दे दिया, मेरे पास 50 हैं, आपको दिख रहा है। लेकिन जब वो डिजिटल फॉर्मेट में होता है, तो यहाँ पर एक लेजर होता है, ठीक है। लेजर में चीजें मेजर मतलब रिकॉर्ड रखा जाता है, ट्रांजैक्शन को लेजर में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, ओके। लेजर आता है, लेजर बैलेंस आपको देखा होगा, आपने सुना होगा, लेजर बैलेंस, लेजर को मेंटेन किया जाता है। कैसे किया जाता है, बैंक्स के थ्रू किया जाता है, ठीक है। तो सारे ट्रांजैक्शन जो डिजिटल फॉर्मेट में होते हैं, वो बैंक उसके बीच में रहता है। आप जब आप पे करते हो तो आपको लिखा हुआ आता है कि आपका ट्रांजेक्शन इज बीइंग प्रोसेस्ड, है ना, इज ऑन अ प्रोसेस, प्लीज वेट। इसका मतलब जो बीच में जो सेकंड का टाइम देता है ना, तो वो जब आप पेमेंट मारते हो ऑनलाइन, है ना, आपने 500 रुपए की पेमेंट मारी, तो 500 रुपए की पेमेंट आपने यूपीआई से मारी, तो क्या है, बीच में लेजर चेक करेगा कि पहले आपके अकाउंट है, बैंक चेक करेगा अपने आपके अकाउंट में 500 है, तो आपके अकाउंट से 500 को डिडक्ट करके दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। आपके अकाउंट में जो नंबर होगा, है ना, जैसे 1,000 रुपए का आपके अकाउंट में नंबर है, 1,000 में से आपको माइनस करके आपके अकाउंट में 500 छोड़ देगा, इसके अकाउंट में 1,000 होंगे तो इसके अकाउंट में 1,500 कर देगा, एंड वो सारा जो ट्रांजेक्शन है वो लेजर में मेंशन रहेगा, ठीक है। तो उसी प्रोसेस में आपका थोड़ा बहुत टाइम लगता है, और वो सब कुछ कौन करवाता है, बैंक। उसका सारा कंट्रोल किसके ऊपर है, बैंक के ऊपर है, ठीक है। तो ये मोड ऑफ ट्रांजेक्शन है। अब क्या प्रॉब्लम आ गई, ये सब कुछ ठीक चल रहा है, यहाँ तक सब कुछ ठीक है, यहाँ कैश में भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, हमारे पास डिजिटल भी हो रहा है, ठीक है, ये सब ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, बैंक और गवर्नमेंट को अब आपने सारी पावर दे दी है। कैसे पावर दे दी, आप समझो, ये आपके पास गवर्नमेंट है, इसके नीचे हमारे पास बैंक है, इसके बीच में हमारे पास गवर्नमेंट की आरबीआई है, ठीक है, ये आरबीआई होगी हमारे पास, गवर्नमेंट है, बैंक है। अब आपने क्या किया, अपना पैसा इस पर ट्रस्ट करके इस पे क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। किसी ए पर्सन ने, बी पर्सन, ए टू जेड पर्सन ने अपना पैसा क्या रख रहे हैं, बैंक में रख रहे हैं। कितना, अब समझ लो आप, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख यहाँ पे जमा कर दिया, और कई लाखों करोड़ यहाँ पे बैंकों में जमा है। अब आप, बैंक क्या करता है, इसके बदले में आपको कुछ इंटरेस्ट 3.5%, है ना, से लेकर 4%, 5% तक का इंटरेस्ट देता है। अब आपको इंटरेस्ट अगर दे रहा है, इसका मतलब वो किसी से इंटरेस्ट ले रहा है ना। पैसा आपको अगर बैंक इंटरेस्ट दे रहा है तो किसी से इंटरेस्ट ले रहा है, राइट।
अब किसी से इंटरेस्ट देगा, किसको देगा, कैसे लेगा, लोन देगा, है ना, लोन बिजनेसमैन को देगा, ठीक है, किसी बिजनेसमैन को देगा, लोन देगा, सबको पैसा दे रहा है। अब प्रॉब्लम क्या होती है ना, प्रॉब्लम कहाँ पर आ जा रही है, हर एक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड इनके पास है, हर एक चीज़ें चेक कर रहे हैं, एक सेंट्रलाइज चीज़ें हैं, सब एक ही छत के नीचे हो रहा है, गवर्नमेंट ऊपर बॉडी है बैठी हुई है, आरबीआई चेक कर रहा है, बैंक को चेक कर रहा है, बैंक क्या बोलते हैं हर एक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, फिर आपसे पैसा ले रहा है। सो आपके पैसे का पूरा हक बैंक के पास जा चुका है, आपके सारे पैसे का कंट्रोल बैंक के पास जा चुका है, सारे पैसे की मतलब आपके पैसे को कब फ्रीज करना है, कब सीज करना है, कब कुछ करना है, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में। हर एक कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कितना इसका टैक्स बनना है, क्या चीज़ें हो रही क्या नहीं हो रही, हर एक चीज़ का रिकॉर्ड गवर्नमेंट को दे रहा है, गवर्नमेंट बैंक से ले रहा है ना, तो सब कुछ है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है पता है, बैंक लोन आपने बिजनेस बैंक देता है, लोन देता है, बिजनेसमैन को देता है, ठीक है। अब क्या होती है कि जब लोन हो जाता है ना, कभी कुछ लोन बैड लोन में टर्न आउट हो जाते हैं, भरा नहीं जाता है। विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोग, हम जैसों का पैसा लेके हमने बैंक में जमा किया, राइट, और बैंक वाले ने लोन दिया और लाखों करोड़ों में लोन दिया। अब लाखों करोड़ों कितने आम आदमी का पैसा आप खुद सोचो, वो लेके हो जाते गायब, चले गए, लॉस किसको हुआ, बैंक को। अब क्या होता है, लोन बैड लोन में टर्न आउट हो जाता है, बैंक का पैसा लेके लोग भाग जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब मन चाहे सरकार की डिमोनेटाइजेशन हो जाता है, इसका मतलब भैया अभी तक तुम्हारे जेब में तुमने बड़ी मेहनत से 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए अपने घर पे रखे थे सेफ, है ना, कि यार चलो ठीक है, हम जब जरूरत पड़ेगी तब उठाऊंगा। अगले दिन रात को खबर आती है न्यूज़ पे कि भैया 500,000 नोट के कल से बंद, तुम्हारे पैसे जो कागज पड़े थे वो पैसे नहीं है, कागज है, उनको रद्दी के भाव जला दो, उनको बिकेगा भी नहीं वो, ठीक है, उसकी वैल्यू खत्म। ओके, फिर जब आप अपना खुद का पैसा बैंक के पास जाते हो, है ना, बैंक से कहते हो भाई मेरा जितना पैसा है मेरे को पे कर, वो भी बैंक नहीं करता है, वो भी बैंक नहीं करता। आपकी मेहनत की कमाई कोई उड़ा के ले गया, एंजॉय कर रहा है ना, आपकी मेहनत की क्या है, आपने जमा की, इसने कुछ ऑर्डर निकाला, आपको आपकी मेहनत की कमाई को जीरो कर दिया। आप पैसे मांगने गए बैंक में, बैंक करप्ट हो गया, बैंक पर कुछ हो गया, बैंक में कुछ चीजें होगी, पैसे मांगने गए, बैंक नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम को क्रिप्टो के अंदर जो ब्लॉकचेन सिस्टम है, ये इस सिस्टम से मोस्ट सेफ एंड सिक्योर सिस्टम है। इसीलिए ग्लोबली इस पे लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, इसीलिए ग्लोबली लोग यहाँ पे दबा के इन्वेस्ट कर रहे हैं। ब्लैक रॉक जैसा इतना बड़ा क्या बोलते हैं एक मतलब इन्वेस्टमेंट कंपनी इसमें इतने सारे बिटकॉइन लेके बैठी हुई है, तो आप खुद सोचो कि इसका क्या फ्यूचर है। क्यों? क्योंकि एक ब्लॉकचेन सिस्टम पर काम करता है, राइट। सो ये जो चीज़ें बीच में होती है ना, जिसमें कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ पे, आपके पैसे का सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ पे है। क्रिप्टोज में क्या होता है कि जो आपके पैसे का कंट्रोल है ना, उसके वो कंट्रोल आपके हाथ पे है। एक आपके पास कॉइन है, आपके पास बिटकॉइन है, एक बिटकॉइन ही है आपके पास ना, तो इसका कंट्रोल आपके पास है। ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इसके ऊपर किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कोई भी कंट्रोल नहीं है, ठीक है। पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होता है, एक पर्सन से बी पर्सन तक डायरेक्ट ट्रांसफर, नो गवर्नमेंट, नो रेगुलेशन, नो टैक्सेस, नो चार्जेस, कुछ भी नहीं। एक कोड है आपके वॉलेट में, आप हार्ड वॉलेट में जितना बिटकॉइन उठा के भरना चाहो उतना भर सकते हो, ठीक है। जो कुछ करना चाहो कर सकते हो। कॉइन को हार्ड वॉलेट में डाला, जेब में रखा, भूल गए। कुछ लोगों ने तो कुछ एक स्टोरी मैंने सुना था कुछ टाइम पहले कि भाई आज से 8-10 साल पहले सिर्फ पिज़्ज़ा खरीदने के लिए कुछ कॉइन ले गया, और जिसने पिज़्ज़ा खरीदा, जिसके पास कॉइन है, आज की डेट में बिलियनियर है। तो वो कॉइन है आप हार्ड वॉलेट में रखो, उसके बाद आप उसको ट्रांसफ़र किसी को करना, उसके बदले में आप कुछ भी खरीद सकते हो। तो इतना इजी, इतना सिंपल, इतना सिक्योर अभी के टाइम पे लग रहा है लोगों को कि लोग इसमें दबा के इन्वेस्ट करें। अब इसमें क्यों इन्वेस्ट करें, क्या इसके पीछे का रीज़न है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले थोड़ा सा इस ब्लॉकचेन सिस्टम को समझते कि एग्जैक्टली काम कैसे करता है, क्या है इसके पीछे का रीज़न, चलता कैसे है, इसको समझेंगे तो आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये बिटकॉइन है, राइट। आप ए पर्सन हो, आपको किसी को बी पर्सन को क्या करना है, कुछ खरीदना है उससे, तो आप उसको पेमेंट कर दो बिटकॉइन के थ्रू, उसको पेमेंट कर दो, राइट। कि यार मेरे को सीधा आप मेरे को यहाँ पर इसको क्या भेजना है, एक बिटकॉइन भेजना है, राइट। तो इसके पीछे जो आपने ट्रांजेक्शन किया है ना, यहाँ पे ब्लॉकचेन सिस्टम होता है, राइट। ब्लॉकचेन सिस्टम के थ्रू आपकी सारी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रहेगा, सब कुछ रहेगा। आपका लेजर जो है ब्लॉकचेन में इंस्टोर्ड रहेगा, इस सिस्टम में इंस्टोर्ड रहेगा। ब्लॉकचेन आपस में कनेक्टेड रहती है। जो भी क्रिप्टो में आपने किसी ने भी कुछ भी बाय सेल किया, किसी ने भी क्रिप्टो खरीदा, वो क्रिप्टो के इस इकोसिस्टम के साथ कनेक्ट होता हुआ जाता है ना। यही पूरा सिस्टम जो ब्लॉकचेन सिस्टम होता है, इसको आप इंटरप्ट नहीं कर सकते, इसको हैक नहीं किया जा सकता। हाँ, क्रिप्टो चोरी किए जा सकते हैं, वो किए जा सकते हैं, लेकिन इस ब्लॉकचेन सिस्टम को इंटरप्ट नहीं किया जाता। मोस्ट सिक्योर एंड सेफेस्ट सिस्टम है, जो कि आने वाले टाइम में
इस पर लोगों का ट्रस्ट और भी बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, सो ए ने बी से कुछ प्रोडक्ट खरीदना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसने कुछ एक कार खरीदनी है। ठीक है, कार खरीदनी है, एक को कार चाहिए, इसने इसको कार देनी है, इसने इसको क्रिप्टो के थ्रू, बिटकॉइन के थ्रू यहाँ पर पेमेंट डालनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब ये यहाँ से पेमेंट इनिशिएट करके इसको पेमेंट डालेगा, है ना। तो इसका जो ट्रांजैक्शन रहेगा वो सब कुछ कहाँ पर, ब्लॉकचेन सिस्टम में जो ट्रांजैक्शन है बहुत न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं, वो ट्रांजैक्शंस हर एक चीज़ रिकॉर्ड रहते हैं यहाँ पे। अब इस पे क्या होता है कि यहाँ पे ना एक लेजर की, यार आपके पास कितना कॉइन आया, आपने कहाँ से वो लिया था, किसको बेचा, क्या किसको दिया, किससे किसको दिया, वो सब कुछ यहाँ पर आपके ब्लॉकचेन में सारा डाटा स्टोर्ड है। लेकिन क्या आप इससे कार खरीदना तो चाहते हो, है ना, आपने इससे पेमेंट मारी, बिटकॉइन की पेमेंट मारी, लेकिन आपके पास बिटकॉइन है नहीं है, आपके पास कहां से आया, आपके पास बिटकॉइन कितने हैं, है या नहीं, आप पेमेंट कर सकते हो नहीं कर सकते, इसको कौन वेरीफाई करेगा, कौन चेक करेगा। जैसे आपके पास लेजर बैलेंस होता तो बीच में बैंक चेक करता था, राइट। तो यहां पर ये सब काम करते हैं कौन, माइनर्स, जो माइनिंग करते हैं। बिटकॉइन माइनर्स आपने सुना होगा, बहुत हैवी कंप्यूटर्स लगते हैं, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स लगते हैं, बहुत ही तगड़े लेवल पे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका कंजप्शन होता है, और है ना, तो कई सारी चीज़ें भी इसमें होती हैं, बट ये माइनिंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कोई ट्रांसफर करेगा बिटकॉइन तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वो माइनर्स वेरीफाई करते हैं चीज़ को, यस की यहाँ क्रॉस चेक करते हैं कि यार मैं किसी को पेमेंट डाल रहा हूँ बिटकॉइन में, क्या मेरे पास है, मेरे पास कहाँ से आया, किससे मेरे पास आया, वो किस पे जा रहा है, वो हर चीज़ क्या मेरे पास है या नहीं है ना, रिसीव करने वाले पास रिसीव कर सकता है नहीं कर सकता, तो वो हर एक चीज़ वेरीफाई होती है। देन वो क्या होता है, आपका जो कॉइन है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर ट्रांसफर हो जाएगा। कॉइन इज लाइक अ नंबर, एक डिजिट का नंबर होता है। ठीक है, और वो नंबर उसके पास चला गया तो वो उसके ब्लॉकचेन में उसका पूरा रिकॉर्ड चला गया कि यार ये माइंस यहाँ से यहाँ चले गए, यहाँ से यहाँ चले गए, यहाँ से यहाँ चले गए, इतने कॉइन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, कंटिन्यूसली इतने कॉइन्स का ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो हर एक रिकॉर्ड सारा का सारा कुछ ब्लॉकचेन सिस्टम के थ्रू चलता है, जिसको मतलब तोड़ पाना, है ना, जिसके बीच में एक कॉइन को साइड कर पाना, ये कर पाना टफ है, क्योंकि हर एक कॉइन रिकॉर्ड में मिलेगा, हर एक कॉइन का रिकॉर्ड हर एक कॉइन का रिकॉर्ड ब्लॉकचेन सिस्टम में वैलिड मतलब पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि कॉइन्स की चोरी होती है यहाँ पर, किसी के इसका वॉलेट था, इसके वॉलेट को हैक करके इसके वॉलेट से कॉइन ट्रांसफर कर लिए, हैक्स चोरी होगी, पैसा चला गया, मीन्स अगर अब इसलिए यहाँ पर माइनर्स की जरूरत पड़ती है, हर एक चीज़ वेरीफाई करके चीज़ें डालते हैं, ट्रांसफर करता है, इसलिए करता है क्योंकि एक बार ये चला गया, इधर चला गया ये बिटकॉइन, फिर ये यहाँ से वापस नहीं ले सकता, क्योंकि डाटा जा चुका है, नंबर चेंज हो चुका है ना, डाटा ट्रांसफर हो चुका है, नंबर चेंज हो चुका है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है, ये फिजिकल नहीं है कि आपके हाथ पे एक बिटकॉइन पड़ा, लो भाई इसको लेके मेरे को दे दो, नहीं, ये डिजिटल करेंसी है। ठीक है, और ब्लॉकचेन बेस्ड करेंसी है, तो इसीलिए मोस्ट सेफ एंड सिक्योर है, इसलिए यहाँ पर माइनर्स की जरूरत पड़ती है जो पूरा ब्लॉकचेन सिस्टम को मैनेज करते हैं, देखते हैं। ठीक है, और वो माइनर्स वेरीफाई करते हैं कि हाँ यस इसके लेजर में इतना कुछ है या इतना कॉइन्स इसके पास है या नहीं है, ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है लेजिट है या नहीं है, थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है, और एक बार बिटकॉइन ट्रांसफर हो जाता है देन ये वापस नहीं ले सकता, ये तभी ले सकता है जब ये ट्रांसफर करेगा, देन ओनली यू कैन गेट, अदरवाइज कोई चीज़ गई वापस नहीं आ सकती। आपने देखा होगा कितने क्रिप्टो वॉलेट्स हैक हो जाते हैं। हैक हो जाने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ कहीं से एक कॉइन चुरा लिया, हैक हो जाने का मतलब क्या है कि इस ए बंदे के वॉलेट में कुछ कॉइन पड़े थे, इसके वॉलेट को हैक किया, इसके वॉलेट के पासवर्ड को हैक किया, एंड उन कॉइन्स को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दिया, इसके पास थे, यही बन के किसी हैकर ने यहाँ से अपने वॉलेट में ट्रांसफर कर दी, गए, रिकवर नहीं होते हैं। रिकवर तभी होते हैं इतने कॉइन्स जब ये कुछ फिरौती डिमांड करेगा कि भाई तुम्हारे पास इतनी बड़ी कंपनी, हमें इतना दे दो, तुम अपने कॉइन रख लो, ये सब चीज़ें करेगा तभी रिकवर हो पाते, अदरवाइज नहीं रिकवर हो पाते। आपने जैसा रिसेंट केस सुना था वजीरेक्स का, वजीरेक्स के अंदर जो भी वॉलेट में कॉइन पड़े थे हैक हो गए, आधा वाइप आउट हो गया, तो मेरा भी पड़ा था, मेरा भी वाइप आउट हो गया। ठीक है, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अगर कॉइन्स को खरीद रहे हो तो आप फिजिकल वॉलेट में रखो, हार्ड वॉलेट में रखो, है ना, पेन ड्राइव में उन कोड्स को संभाल के रखो, बस वो आपके पास रहेगा। आपने इस क्या बोलते हैं सॉफ्ट वॉलेट में रखा तो आपका वॉलेट हैक हो सकता है, क्योंकि वो डिजिटलाइज फॉर्म में वेब में आपका कहीं ना कहीं पड़ा है, हैकर्स को वेब को एक्सेस करना, वेब को हैक करना काफ़ी इजीली आता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो ये जो सिस्टम है ना काफ़ी सेफ एंड सिक्योर है, ये एक नया रिवॉल्यूशन लेके आ रहा है पेमेंट मोड में। कैसे, अगर आपने देखा होगा आप दुबई जाते हो, क्या प्रॉब्लम होती है ना, जैसे आप इंडिया के अंदर अभी कॉइन्स को बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, आपने जैसे बाय किया, इंडिया के अंदर ये चीज़ अब लीगल हो चुकी है, पहले ये इलीगल थी, क्रिप्टोज को इंडिया अलाउ नहीं करता था। तो क्या हुआ कि जब कोई क्रिप्टो का ट्रांजेक्शन करता था, है ना, तो बैंक क्या करता था, आपका आरबीआई ने इंस्ट्रक्शन दे देते,
आरबीआई ने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होता है क्रिप्टो के थ्रू किसी भी पर्सन के अकाउंट में, है ना, तो बैंक क्या कर देगा, उस अकाउंट को ब्लॉक कर देगा। अभी ये जो केस है ये क्या कोर्ट में जब ये केस गया तो यहाँ पर आरबीआई फेल हो गया ये जस्टिफाई करने में कि यार जो तुम क्रिप्टोज के अंदर ट्रांजेक्शन कर रहे हो ये इलीगल है। ये फेल हो क्यों? क्योंकि हम एक सामान्य नागरिक का अधिकार है, कोई भी बिजनेस कर सकता है। अगर वो बिजनेस सब कर रहे हैं, लीगल बिजनेस है, तो वो कर सकता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कर सकता है। तो ये बीच में बैंक उस ट्रांजेक्शन को ब्लॉक नहीं कर सकता। इनने इंटरफेरेंस करने की कोशिश की बट केस आरबीआई हार गया, तो अभी लीगल कर दिया। आप क्रिप्टोज के अंदर ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो, आपको कुछ नहीं, बस आपको बीच में गवर्नमेंट आई, इसने कहा भैया 30% मैं टैक्स लूंगी तुमसे, करो तुम 30% टैक्स लिया जाएगा बस। अब आप अगर कोई भी कॉइन खरीद के इंडिया में आपने बिटकॉइन में पैसा डाला है ना, किसी भी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म के थ्रू पैसा डाला, आपने कमाया और विड्रॉल ले लिया, तो आपका जो प्रॉफिट है ना, उस प्रॉफिट पर फ्लैट 30% टैक्स काट के आपके जेब में। 1 लाख रुपये कमाया, 30,000 रुपये गवर्नमेंट काट लेगी, 70,000 रुपये आपकी जेब में। ये है यहाँ पर प्रॉब्लम। अब इसका क्या है कि इंडिया के अंदर अभी इतना इवोल्यूशन नहीं आया है, लेकिन अदर कंट्रीज में आप देखोगे बिटकॉइन के थ्रू आप प्रॉपर्टीज को बाय कर सकते हो, आप कार्स उठा सकते हो, है ना, कार बाय कर सकते हो, है ना, आप कोई भी हाउस उठा सकते हो, है ना, आपको जो बाय करना है वो बाय कर सकते हो क्रिप्टोज के थ्रू। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आपको कुछ एक क्रेडिट कार्ड ऑफर करते हैं, उनके उसमें आप कॉइन डाले, उसके वैल्यू पे आपको कुछ क्रेडिट कार्ड दे देंगे, कुछ कार्ड दे देंगे, उससे आप कहीं भी जाके दुनिया भर में पेमेंट कर सकते हो। तो ये एक मोड ऑफ पेमेंट, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोड ऑफ पेमेंट बन चुका है, एक इंडिपेंडेंट मोड ऑफ पेमेंट बन चुका है, जिसके बीच में कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, कोई भी फाइनेंशियल क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूशन नहीं है जो आपको टैक्सेस चार्जेस ये सब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। दुबई, अभी आपने देखा होगा जितने भी क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं वो दुबई क्यों जाते हैं। मैं आपको एक मेरे फ्रेंड का एक एग्जांपल बताता हूँ। उसने कुछ कॉइन खरीदे थे, ठीक है, उसने कुछ कॉइन खरीदे थे जिस पर उसने 5-7 मतलब 50 से 70 लाख के बीच में, 70 लाख के बीच में अपना क्या डाला था, कैपिटल डाला हुआ था। अब बुल रन आया क्रिप्टो का, वो हो गया 10x हो गया। अब ध्यान से समझना, क्रिप्टो का बुल रन आया 10x हो गया, देन क्या 10x हुआ, इसका मतलब जो 50 से 70 लाख है वो कितना हो गया, 5 to 7 CR, राइट, 5 to 7 CR। अब इसने काफी अच्छा गेन इसमें किया है, राइट। अभी क्या करेगा, इंडिया में इसने पैसा डाल के वो खरीदे थे, कॉइन्स को खरीदा था। अब ये दुबई क्यों गया, इसका रीजन मैं बताता हूँ। इसका पीछे का रीजन है दुबई जाने का, ये वेलकम करता है सबको, ये कहता है नो टैक्स, कुछ नहीं, कोई टैक्स नहीं है। अब अगर आप इंडिया के अंदर कॉइन्स के बिटकॉइन को इसको ट्रांसफर करके पे करते हो तो पॉसिबल नहीं है, लीगल वे में पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कोई लेता नहीं, एक्सेप्ट नहीं करता है। बट दुबई में क्रिप्टोज में पेमेंट चलती है, तो इसके वॉलेट में 7 करोड़ रुपए के क्रिप्टो पड़े, इसने 7 करोड़ रुपए उससे बनाए। तो ये क्या करा, ये दुबई शिफ्ट हुआ, दुबई में इसने प्रॉपर्टी ली, उसको क्रिप्टो में पेमेंट किया। दुबई में इसने गाड़ी लिया, इसको उसने क्रिप्टो में पेमेंट किया। दुबई में इसने कुछ प्लान्स लिए, इसने उसको क्रिप्टो में पे किया, और पूरी दुबई की लाइफस्टाइल ये वहाँ जाके जिया। और इसने इस 5 से 7 करोड़ की कमाई पे 0% टैक्स पे किया, 0%। कहाँ, दुबई में जाके। क्यों, यहाँ इसने 50 से 70 लाख इन्वेस्ट किया, 10x बना, है ना, 5 to 7 करोड़ अकाउंट में पड़े थे, यहाँ विड्रॉल करता, 30% गवर्नमेंट को देना पड़ जाता। इसने कहा 30% क्यों दूँ, इससे अच्छा मैं दुबई की लाइफस्टाइल जी सकता हूँ। वहाँ गए, वहाँ पे क्रिप्टो वॉलेट से ट्रांसफर किया, पेमेंट मार, जो चीज़ें खरीदनी थी खरीदा। और इसने इस जो 30% टैक्स वाले ये कैटेगरी में नहीं आया, क्योंकि इसने इंडिया के अंदर उस वॉलेट से पैसा विड्रॉल ही नहीं किया, जो ट्रांजेक्शन करनी थी दुबई में जाके करी, क्योंकि दुबई में 0 टैक्स है। तो इसीलिए आपने देखा होगा जितने क्रिप्टो मिलियनियर्स बिलियनियर्स हैं, आपको बढ़िया प्रॉपर्टीज़ में दिखेंगे, बढ़िया घर में दिखेंगे, बढ़िया आपको गाड़ियाँ उनके पास होगी, लैम्बोर्गिनी से नीचे बात नहीं करेंगे और दुबई में रहेंगे, है ना। कुछ फेक होंगे, कुछ रियल होते हैं, रियल बिलियनियर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उनको टैक्स नहीं मिलता और टैक्स नहीं पे करना पड़ता। और आप क्रिप्टोज के अंदर डायरेक्ट बाय सेल करके ट्रांजेक्शन करो, बीच में आपका टैक्स नहीं बचा, तो आपका पूरा पैसा आपकी जेब में है, ठीक है। लेकिन आप इंडिया के अंदर कैसे कर सकते हैं? अब हमें क्या करना चाहिए? क्रिप्टो तो, बिटकॉइन तो 1 लाख पहुंच चुका है, क्या ये आगे जाएगा? डेफिनेटली जाएगा। जैसे जैसे मल्टीपल कंट्रीज इसको एक्सेप्ट कर रही हैं, बिटकॉइन आने वाले टाइम में आपको, अभी आज 1 लाख $1 लाख एक बिटकॉइन की कीमत गई है, तो ऐसा टाइम मतलब दूर नहीं जब बिटकॉइन आपको $5 लाख देगा, जब बिटकॉइन आपको $10 लाख देगा। क्यों? क्योंकि जो बिटकॉइन है, ठीक है, इसकी माइनिंग में कुछ ही बिटकॉइन अभी रिमेनिंग बचे हुए हैं, तो जो उसकी सप्लाई है
वो लिमिटेड है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि क्यों इसका क्रेज बढ़ रहा है, क्यों ये बहुत बड़ा इवोल्यूशन लेके आ रहा है। इसके पीछे का रीजन है कि इसका जो ब्लॉकचेन सिस्टम है ना, सेफ्टी सिक्योरिटी, उसका ट्रांजैक्शन सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रांग है। जो ये हमारे बैंकिंग सिस्टम और ये फाइनेंशियल सिस्टम, ये गवर्नमेंट के रेगुलेशन, इन सबको बाईपास कर देता है ना। एक इंडिविजुअल को उसकी कमाई को इंजॉय करने देता है, वो है बीच में हमारे बिटकॉइन का सिस्टम, ठीक है। तो सप्लाई लिमिटेड है, क्या है, डिमांड जो है बहुत हाई है। आपकी जेब में पैसा आएगा, आप भी कहीं ना कहीं भरने जाओगे। जितने भी थोड़ा सा पैसा आ रहा है, मिलियनियर्स बिलियनियर्स बनने, दे ऑल आर इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टोज, खासकर बिटकॉइन, इथेरियम जैसे कॉइन्स के अंदर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज सप्लाई बिटकॉइन की तो सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड आने वाले टाइम में बढ़ती रहेगी। सो इट्स नेवर टू लेट टू इन्वेस्ट इन दिस। बाकी अगर आपको इन्वेस्ट करना है आप कर सकते हैं। और इंडिया के अंदर अगर आपको इन्वेस्ट करना है ना, तो कुछ FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, उनके थ्रू कर सकते हो। आप अगर डायरेक्ट कॉइन को बाय कर रहे हो, देख लेना आपको यहाँ पर प्रॉफिट के ऊपर 30% का टैक्स देना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है तो आपने कितना पैसे से कॉइन उठाया है वो सारी डिटेल किसको दे रहा है, गवर्नमेंट को दे रहा है, ठीक है। और अगर आपके FIU ने गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेशंस के साथ फुल्ली कंप्लाइंट है, तो गवर्नमेंट का आपको दे रहा है। अगर आप डायरेक्ट BTC जैसे कॉइन को, बिटकॉइन को बाय करते हो, तो आपने जो प्रॉफिट किया आपको डेफिनेटली उसमें टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पे एक ये है। दूसरी चीज, अभी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ठीक है, इन्वेस्ट भी अगर आपको करना है तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट अभी मार्केट कहाँ तक जा सकता है। एज ऑफ नाउ मेरे को सिंपल सा दिख रहा है कि जब भी इसके अंदर एक ब्रेकआउट आता है, ये हमको ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न दे जाता है। आपको एक बार मैं चार्ट पे दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जब भी बिटकॉइन वगैरह हमको ब्रेकआउट देता है ना, अपनी रेंज से, मैंने मंथली टाइम फ्रेम में लगाया हुआ है, कहीं से ब्रेकआउट आता है तो मोर देन 50% के आसपास का रिटर्न हमको देखने को मिलता है। अगर आप देखोगे करंटली इस लेवल को इसने ब्रेकआउट दिया था यहाँ से कुछ टाइम पहले, इसने मतलब कुछ टाइम पहले क्या, बहुत टाइम पहले। सो अराउंड 200% के आसपास का मंथली टाइम फ्रेम में था इसका ब्रेकआउट, है ना, इस रेंज के ब्रेकआउट देने के बाद। अभी इसने इस रेंज को ब्रेकआउट दिया है, तो अभी अगर आप इसका रिटर्न देखोगे तो अभी जस्ट यहाँ से देखोगे ऑलमोस्ट इसने अभी से 42% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। सो 1,10,000 20,000 का 1,10,000 20,000 का तो मिनिमम इसका टारगेट है। आने वाले टाइम में कितना जा सकता है वो अपन देखेंगे, क्योंकि इतने बड़े मूव के बाद कुछ करेक्शन भी बीच में आएगा। एक मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल है, एक फॉलो थ्रू कैंडल और मिल सकती है। 1,10,000 20,000 ईजिली जा सकता है। कुछ करेक्शन आएगा, देन एक बड़ा बूम आ जाएगा इसके अंदर। तो ये मार्केट ऐसा है कि आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते भाई कितना चला जाएगा, लेकिन नीचे आएगा नहीं आएगा वो अपन को देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ इसके अंगेंस्ट में कोई चीज़ें आए, ऐसी कोई रेगुलेशंस आ जाए जो बिटकॉइन को रोके या बिटकॉइन के अंगेंस्ट में हो, वो उसको नीचे लाएंगे। अदरवाइज अभी तक की जो गवर्नमेंट अगर इसके फेवर में जितनी चीज़ें बनती जाएंगी, जितनी कंट्रीज इसको अडॉप्ट करते जाएंगी, उतना इसके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है और ये चढ़ता हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आपको इंडिया में रहते हो इसमें इन्वेस्ट करना है, मेक श्योर आप उतना ही पैसा डालो जितना आप लूज करना अफोर्ड कर सकते हो क्रिप्टोज के अंदर। और बिटकॉइन के अंदर उतना कितना डालो, अगर आपको एक बिटकॉइन खरीदना है तो आपको अभी 85 लाख रुपए चाहिए, तो 85 लाख रुपए तो हर किसी की जेब में है नहीं खरीदने के लिए। सो आप इसको क्या कर सकते हो ना, ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड कैसे कर सकते हो, ट्रेड करने के लिए आपके पास कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो आपको ट्रेड कराए, जो आपको FI मतलब एक सिक्योर एंड सेफ प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अभी जैसे मैं ट्रेड करता हूँ, मैं FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म के साथ काम करता हूँ, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। मैं इस 30% वाले स्लैब में हुई नहीं, मैं बिटकॉइन को खरीदता ही नहीं हूँ। मैंने वजीरेक्स के थ्रू खरीदे हुए थे, बट वजीरेक्स में हैक हो गया तो सिस्टम में, तो मेरा ट्रेड कॉइन को खरीदने का कोई अभी पर्पस नहीं रहता है। मैं क्या करता हूँ, इसको सिर्फ ट्रेड करता हूँ। बिटकॉइन को क्या करता हूँ, ट्रेड करता हूँ। ट्रेड क्यों करता हूँ, मेरा बस इतना है कि अगर यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म्स है ना, FIU रजिस्टर्ड जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना, ये अपने को क्या करते हैं, ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। कहते हैं ट्रेड करो, किस में करो, फ्यूचर या ऑप्शंस के अंदर, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर आप ट्रेड करो। अगर कैसे, ठीक है, कैसे ट्रेड करो, अगर आपको ट्रेड करना है, आपका बिटकॉइन चल रहा है एक लाख डॉलर, आप $1,00,000 मुझे थोड़ा चाहिए, मेरे को सिर्फ इसको ट्रेड करना है। तो ये कहते हैं अगर आपके पास 1,000 रुपये भी है ना, 2,500 रुपये भी है, 2,000 रुपये भी है, आप आओ सीधा ट्रेड करो। कैसे ट्रेड करो, ये हमको ऑफर करते हैं कितना, ऑलमोस्ट 100 to
200x का मार्जिन ऑफर करते हैं, तो हमारे पास एक छोटा सा कैपिटल है, तो हम 0.001 लॉट में भी हम ट्रेड कर सकते हैं। मीन्स क्रिप्टो करेंसी के, बिटकॉइन जैसे इंडेक्स के इतने बड़े मोमेंटम को अगर हमको पकड़ना है, हम इसका फ्यूचर लेके बैठ सकते हैं, हम इसका फ्यूचर को ट्रेड कर सकते हैं, या हम इसके ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हैं। कैसे ट्रेड कर सकते हैं, अगर मैं आपको बताऊं, मेरे को बाई नहीं करना है, मेरे को 30% टैक्स नहीं देना, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि भाई मैं बिटकॉइन को उठा सकूं, मैं ट्रेड कर सकता हूं। क्योंकि बिटकॉइन के अंदर, बिटकॉइन जैसा इंडेक्स है, ऐसा इंडेक्स है जिसके अंदर की वॉलेटिलिटी एक ट्रेडर के लिए बहुत बेस्ट है। अगर एक ट्रेडर काम करता है मार्केट में, अगर मैं इसको आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा तो आप देखना डेली टाइम फ्रेम के अंदर क्रिप्टो की वॉलेटिलिटी क्या ज़बरदस्त है। ये देखो, ये है क्रिप्टो की वॉलेटिलिटी, ये अप डाउन मोमेंटम और बहुत ज़बरदस्त। अगर आप देखोगे यहाँ से ही इसके अंदर कितना मोमेंटम आ चुका है, ऑलमोस्ट इस लो से देखूंगा तो ये 1 महीने के अंदर का टाइम है और इसके अंदर ऑलमोस्ट 50% का जंप आ चुका है। 50% का, आपने निफ्टी, बैंक निफ्टी इन सबको नहीं देखा होगा एक महीने के अंदर इतना जंप, बट इसके अंदर आता है। फॉल भी ऐसे ही करते हैं, मैं नहीं कहता फॉल नहीं करते, इसलिए मोस्ट वॉलेटाइल करेंसीज में ही आता है, ठीक है, मोस्ट वॉलेटाइल कॉइन्स में ही आते हैं। तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी है, और वॉलेटिलिटी एक ट्रेडर के लिए काफ़ी अच्छी है, इन्वेस्टर के लिए नहीं है, क्योंकि हो सकता है कोई टॉप पर बाय करे, नीचे गिर जाए तो उसका 50% पोर्टफोलियो चला जाएगा, ऊपर जाने में मार्केट को बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर ट्रेडर है, आज ट्रेड करना है, फ्यूचर ट्रेड करो, ऑप्शन ट्रेड करो, कुछ भी करो, पैसा बनाओ, मोमेंटम पकड़ो, निकल जाओ, ठीक है। सो इतना अच्छी इसके अंदर वॉलेटिलिटी है, तो काफ़ी बढ़िया होता है। सो अगर मैं इसको ट्रेड करता हूँ, मेरा अभी भी अगर आप देखोगे ट्रेड चल रहा होगा मैं इसको करता हूँ ट्रेड फिलहाल डेल्टा एक्सचेंज के थ्रू, विच इज़ एन FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म, ठीक है। आप इसको देखोगे, इसको FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, फुल्ली कंप्लाइंट विद इंडियन रेगुलेशंस, और यहाँ पर मेरे को मार्जिन बेनिफिट मिल जाता है। मैं विड्रॉल एंड डिपॉजिट INR में करता हूँ तो मेरे को कोई 30% टैक्स नहीं पड़ता, साल में जो कमाए उसके अकॉर्डिंग मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा। मेरा अकाउंट कोई फ्रीज वगैरह यहाँ पर नहीं होता है। ट्रेड क्रिप्टो विदाउट ओनिंग इट, मैं क्रिप्टोज को ट्रेड कर रहा हूँ उनको ओन किए बिना, मैं खरीद नहीं रहा हूँ क्रिप्टो, मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस को ट्रेड कर रहा हूँ बस, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा वॉल्यूम मिल जाता है, 24/7 मार्केट ओपन है। मेरा अभी फ्यूचर में ट्रेड चल रहा है, आप यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन भी आपको लिखा होगा, फ्यूचर भी लिखा होगा। अगर आप देखोगे मेरा जो प्रॉफिट अभी करंटली चल रहा होगा, विच इज़ अराउंड ये चल रहा है $1160, मतलब 1.16K USD मेरा चल रहा है, जिसके अंदर आप देखोगे इसमें बिटकॉइन के अंदर मैंने 0.05 क्वांटिटी उठाई हुई है, और इसके अंदर मैंने टारगेट स्टॉप लॉस सब लगा रखा है, ठीक है। एंट्री प्राइस मेरा यहाँ पे 97,594 का है, और अभी जब मार्केट प्राइस चल रहा होगा 98,736 का कुछ प्राइस चल रहा है, तो अराउंड 2000 पॉइंट के आसपास में भी मेरा बन रहा है, ठीक है। और नहीं, हाँ, 2000 या 1000 पॉइंट के आसपास मेरा बन रहा है। और अगर आप इथीरियम में भी देखो तो इसमें मैंने उठाया हुआ है 10 इथीरियम मैंने उठाए हुए हैं। मेरा मार्जिन कितना यूज़ है आप वो भी देख लो, इसमें मेरा $1900 का मार्जिन यूज़ है बिटकॉइन को उठाने में, और इसमें मेरा $1300 का मार्जिन यूज़ है। $1900 यूज़ करके मैं $600 का प्रॉफिट बना रहा हूँ। यहाँ पर $1300 यूज़ करके मैं $336 का मेरा प्रॉफिट बन रहा है। सो अगर अभी आप देखोगे, सो मेरा 29% के आसपास है, 41 है इसका एक, यहाँ से अगर यहाँ से वेरीफाइड वो भी मिल जाता है, ठीक है। 1100 कुछ डॉलर का प्रॉफिट चल रहा है। 29% एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस, आप इसको स्कैन भी कर सकते हो तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, वेरीफाइड चीज़ें इसकी, ठीक है। और अगर देखोगे इसमें भी, इथीरियम में भी 41% के आसपास का मेरा ROI चल रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं इसको 15-16 घंटे से इस ट्रेड को होल्ड करके बैठा हूँ। सो मेरा यहाँ पर भी माइनस, इसमें से इतना माइनस होगा क्योंकि इतना अभी मैंने बाय करके इतनी देर होल्ड किया, तो यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म है इतना चार्जेस वगैरह भी काटता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसलिए मैं एक ट्रेड करता हूँ। मैंने आवली ट्रेड टाइम फ्रेम में ट्रेड को उठाया हुआ है, और ये एक मोमेंटम में $1 लाख हिट करने से यहाँ पर बचा हुआ था, टारगेट हिट होने से थोड़ा सा बचा था, लेकिन वापस से नीचे आ गया। तो मैं अगेन टारगेट का वेट कर रहा हूँ कि मेरा टारगेट हिट हो जाए, ठीक है। और आवली टाइम फ्रेम पिछले 15-16 घंटे से ट्रेड को लेके बैठा हुआ हूँ। अगर आप इंडियन मार्केट में ऑप्शंस को ट्रेड करोगे तो आपको पता होगा वहाँ पर थीटा टीके सब चीज़ें बनते हैं, बट यहाँ पर फ्यूचर को ट्रेड करा तो थोड़ा सा चार्जेस मेरे पड़ता है, अदरवाइज मैं यहाँ पर ट्रेड को लेके बैठ सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं। सो अगर आपको करना है ट्रेड, आप कर सकते हैं यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ट्रेड। मेक श्योर अगर जब आप ट्रेड कर रहे हो तो वैलिड प्लेटफॉर्म से करना, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी फॉरेक्स तो इलीगल है। क्रिप्टो करेंसी अभी रेगुलेट नहीं हो रही है इंडिया के अंदर, रेगुलेटरी कोई बॉडी ऊपर से अभी है नहीं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट अभी FIU देख रहा है इसको, है ना, FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म करवा दें। बट इन प्लेटफॉर्म्स के नाम पर भी कई सारे फेक आपको ऐप दिखेंगे। आप लिंक से मतलब कहीं से अकाउंट तो ओपन कर लोगे, आपको दिखेगा आपने पैसा भी डाला, आप ट्रेड भी वहाँ पर कर रहे हो, और पैसा जब वो निकालो तो आ ही नहीं रहा। इसका मतलब आपने किसी क्लोन प्लेटफॉर्म पर पैसा डाल दिया है। सो अगर आपको ट्रेड करना है,
है ना। तो डेल्टा एक्सचेंज का मैंने वेरीफाइड जो प्लेटफॉर्म लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा, आप वहाँ पर क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का प्लेटफॉर्म आपका वहाँ पर खुल जाएगा, ठीक है। और वहाँ से आप अपना अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग अपनी चालू कर सकते हैं। फ्यूचर में करना है फ्यूचर पर करो, मार्जिन अगर आप देखो जितना मार्जिन आपने यूज़ करना है उतना मार्जिन आप यूज़ कर सकते हो। मैं कहूँगा 25x से ऊपर मत जाना, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें मैं अभी ट्रेड कर पा रहा हूँ विदाउट पेइंग एनी 30% टैक्स। और इसके साथ साथ आने वाला फ्यूचर अगर कहें तो इस मार्केट का फ्यूचर आने वाला काफ़ी ज़बरदस्त फ्यूचर है। मींस अगर क्रिप्टो मार्केट की बात की जाए, बिटकॉइन की मार्केट बात की जाए, तो भाई इसका फ्यूचर तो ज़बरदस्त है। क्योंकि आने वाले टाइम में अभी जैसे यूएस अगले 4 साल 5 साल में कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेके आएगा जो क्रिप्टो करेंसीज को और ऊपर लेके जा सकती है। तो आपको समझ लो कि इस मार्केट का फ्यूचर काफ़ी तगड़ा है। और खासकर ट्रेडिंग की बात की जाए, अगर आपको नहीं करना इन्वेस्ट, आप ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड करके डेली आप बहुत अच्छा पैसा यहाँ से निकाल सकते हो। बस 1 ट्रेड 2 ट्रेड उठाना, प्योर प्राइस एक्शन पर काम करो, ठीक है। आपको प्राइस एक्शन समझ में नहीं आता, मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो जहाँ पर कंप्लीट प्राइस एक्शन पे इन डिटेल चीज़ें मैंने समझाई हुई है। इन डिटेल मेरे पास कोर्सेज वहाँ पर पड़े हुए हैं, बहुत ही मिनिमम से प्राइस आप सीख के प्राइस एक्शन पर ट्रेड करके क्रिप्टो मार्केट के अंदर काम कर सकते हो, ठीक है। बाकी इस मार्केट के कुछ क्या है ना, कुछ सेटबैक्स भी है कि क्यों इसको इंडियन मार्केट मतलब इंडिया जैसा देश क्यों इसको अडॉप्ट नहीं करता है ओपनली। इसके पीछे कई सारे रीज़न है। मनी लॉन्ड्रिंग सबसे बड़ा रीज़न है, ठीक है। अगर किसी पैसे के ट्रांजेक्शन को गवर्नमेंट या बैंक रिकॉर्ड ही नहीं कर सकता, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उसके बीच में मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है। हथियारों का सप्लाई, ड्रग्स का सप्लाई, आतंकवादियों को देश में घुसाना, उनको वो पैसे के लिए सारा काम कर रहे हैं ना। हर एक चीज़ पैसे से पॉसिबल है, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी ये है कि हाँ भैया पाकिस्तान में मेरे को कुछ भेजना है, पाकिस्तान में कोई बंदा है तो मैं यहाँ से अपना कॉइन ट्रांसफर करूँगा उधर, उसको पेमेंट हो गया है ना, वहाँ से इधर ट्रांसफर करेगा, इधर पेमेंट हो गया, वहाँ से बंदे को घुसा दिया, वहाँ से ड्रग्स की डील होगी। तो वो जो ट्रांजेक्शन हुई ना, वो ट्रांजेक्शन क्या है कि गवर्नमेंट की रिकॉर्ड में तो गवर्नमेंट ट्रैक नहीं कर पाती है। बस इसीलिए यही इंडिया के अंदर मेन रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया इसको इतना ओपनली सपोर्ट नहीं कर रहा है, या इंडिया के अंदर इसके थ्रू पेमेंट्स नहीं की जा रही है, अभी नहीं ली जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अदरवाइज ये इसका मेजर सेटबैक है कि इसको ट्रैक नहीं किया जा सकता। तो मनी लॉन्ड्रिंग और कई सारे इलीगल एक्टिविटीज़ में इसका काम होता है। डार्क वेब जैसी वेबसाइट जहाँ पे इलीगली कई सारी चीज़ें होती हैं, है ना, पूरा मतलब दुनिया भर का सबसे मतलब आप कह सकते हो सबसे बड़ा इलीगल मार्केट डार्क वेब है। वहाँ पे सारी पेमेंट, सारी ट्रांजेक्शन बिटकॉइंस के थ्रू होती है, राइट। तो ये भी है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें सेटबैक्स हैं। इसीलिए इंडिया इस पर भी प्लान कर रहा है कि कोई कंसल्टेशन पेपर इसने हाल ही में लेके आए थे कि कैसे रेगुलेट किया जाए। लोगों से पूछा जा रहा था, जो क्रिप्टोज के अंदर काम करते हैं उनसे पूछा जा रहा था कि कैसे हम इसको इंडिया के अंदर रेगुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। अगर गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है, दे वांट टू रेगुलेट दिस, दे वांट टू कीप आई ऑन दिस मार्केट कि हाँ ट्रांजेक्शन्स की हमारे पास डिटेल है कि किसने किसको पेमेंट किया, ताकि जो इलीगल बीच में एक्टिविटीज़ है वो ना हो पाए। तो डेफिनेटली इसका फ्यूचर ब्राइट है। सो इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट यू कैन इन्वेस्ट, है ना। बाकी एक चीज़ समझना, बहुत वोलेटाइल मार्केट है ना, इतना स्टेबल मार्केट नहीं है, कभी भी गिर सकता है, कुछ भी कर सकता है। जब कुछ कंट्रोल ही नहीं है तो एक चीज़ समझो कि रिस्क भी उतना बड़ा है, रिवॉर्ड इतना बड़ा है तो रिस्क भी उतना बड़ा है। तो आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे इन्वेस्ट करें, उतना ही पैसा डालें जितना आप पैसा भूलने को तैयार हो, क्योंकि कभी भी जीरो हो सकता है, कभी भी हीरो बन सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट कंडीशन। सो आई होप गाइस यू एंजॉयड द वीडियो। बाकी अगर आपको ट्रेड करना है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस को ट्रेड करना है, इस क्रिप्टो करेंसीज के मोमेंटम को ट्रेड करना है, मैंने लिंक नीचे डाल रखा है। अकाउंट ओपन करके आप वहाँ पर अपनी ट्रेडिंग जर्नी चालू कर सकते हैं। बाकी जो मैं ट्रेड करता हूँ मैं अपना टेलीग्राम पर भी शेयर कर देता हूँ, विच इज़ माई फ्री टेलीग्राम, जो क्रिप्टो करेंसी का टेलीग्राम है। वहाँ पर जो भी ट्रेड्स होता है मैं शेयर करता हूँ, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। अगर आपको ट्रेडिंग समझ में नहीं आती कैसे करना है तो मेरे ट्रेड्स को भी आप वहाँ पर देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ। वो आपको हेल्प करेगा आपको अपने ट्रेडिंग की नॉलेज को बढ़ाने में, ठीक है। सो आई होप गाइस यू एंजॉयड द वीडियो और आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये क्रिप्टो करेंसी इतना बिटकॉइन का इतना हाइप कैसे चल रहा है, क्योंकि बिटकॉइन इतना अच्छा क्या बोलते हैं मोमेंटम दिया है। बिटकॉइन $1 लाख पहुंच गया। अब आप मेरे को कमेंट करके जो बताइएगा कि बिटकॉइन आने वाले टाइम में कितना जा सकता है, आपको क्या लगता है, क्या बिटकॉइन का मतलब क्रिप्टो करेंसीज का फ्यूचर है या नहीं है, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।